नमस्कार, सुप्रभात। आईनेश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो कोलकाता में हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। साथ ही अन्य साधु संत भी गीता पाठ के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे। हालांकि इस गीता पाठ से ठीक एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 4 लाख लोगों ने शामिल होने का दावा किया गया। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ एक विशाल मंच पर औपचारिक फीता काटा, जबकि वास्तविक मस्जिद निर्माण स्थल आयोजन स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। एक और जहां भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने बाबरी की नींव का विरोध किया है, तो दूसरी तरफ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। तो कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया। 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का इसमें दावा किया गया है। तो लेकिन ये बाबर प्रेम अचानक से कहां से जागा, अब ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि बाबरी की नींव की असल वजह क्या है, ये सवाल भी अभी सबके मन में है। बंगाल चुनाव से पहले सियासी हलचल अब देखने को मिल रही है बंगाल में। धर्म की सियासत वो भी बंगाल में देखने को मिल रही है। एक तरफ कोलकाता में जहां गीता पाठ का आयोजन किया गया, तो वहीं एक दिन पहले आपको बता दें कि बाबर प्रेम, बाबरी को लेकर प्रेम भी उजागर होते हुए नजर आया है। अरे भैया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था, 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनोगी। कोई सुप्रीम कोर्ट मुझे निर्णय लिया 2019 में, तो साफ साफ कह दिया जो जाएगा। मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएगी तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया। के राम भक्तों को और भारत के राम भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको। दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है। चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा, तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ।
में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है। इधर इंडिगो में छाए ऑपरेशन संकट के रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया है। इसके साथ ही कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या रीबुकिंग पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए गए हैं। इसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। डोमेस्टिक फ्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही है। वहीं इंडिगो के सीईओ ने पीटर एल्बर्स ने बताया कि आज हम 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 75% रहने का अनुमान है। शनिवार को यह आंकड़ा 1500 था। आमतौर पर एयरलाइन रोजाना करीब 2300 उड़ानें ऑपरेट करती है। हमारी सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। बता दें कि कल भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट शामिल है। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल की थी। तो छठे दिन भी 650 से ज्यादा फ्लाइट्स आपको बता दें कि कैंसिल रही। 95% रूट पर ऑपरेट हो रही है फ्लाइट्स, इंडिगो का कहना है। और इंडिगो संकट और एक्शन में अब लेकिन सरकार इस मामले पर नजर आ रही है। एयरलाइन ने अब तक आपको बता दें कि 610 करोड़ रुपए रिफंड कर चुके हैं और यात्रियों के 3000 बैगेज भी एयरलाइन लौटा चुकी है। तो इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या रीबुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। डोमेस्टिक फ्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही है। इंडिगो के सीईओ ने पीटर एल्बर्स ने बताया कि आज हम 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि ओटीपी 75% रहने का अनुमान है। मुझे मेरा इमरजेंसी लगेज चाहिए, मेरे उसमें जरूरी सामान है। अभी तक मेरा लगेज नहीं है। इन्होंने मेरा नंबर अपडेट किया था क्योंकि टिकट में नंबर किसी और का अपडेट था। अभी तक मेरा लगेज नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरी मेडिसिन, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे ड्रेसेस सब वगैरह, मेरे को जॉब पे जाना था, वो सब मेरा कैंसिल हो गया। देन मुझे दूसरी जगह जाना है जयपुर, उसके लिए भी लगेज नहीं है मेरा। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं। कस्टमर केयर को कॉल करो, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं अभी जस्ट आई हूँ। इधर भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छाल की शादी टूट गई। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हल्दी और संगीत समारोह हो चुके थे और बारात की तैयारियां चल रही थी, लेकिन स्मृति के पिता के हार्ट अटैक के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई। शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैली, जिसमें पलाश पर धोखा देने का आरोप और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। स्मृति ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की सभी तस्वीरें हटा दी और अब भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर साफ किया कि उनकी शादी रद्द कर दी गई है। स्मृति ने दोनों परिवार की गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया और अपने फोकस को क्रिकेट और देश का प्रतिनिधित्व करने पर बनाए रखने की बात कही। तो स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा कि टीम इंडिया पर फोकस है, शादी रद्द कर दी गई है और उन्होंने ये अपील भी की है कि दोनों परिवार की गोपनीयता बनाए रखें, निजी जीवन पर ध्यान, अफवाहें बंद करें, परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। स्मृति के पोस्ट में उन्होंने लिखा है। तो स्मृति मंधाना ने अपनी शादी पर अब चुप्पी तोड़ दी है। पलाश मुच्छल के साथ उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से शादी टूट गई। तो
विशाखापट्टनम में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में 2-1 से कब्जा कर लिया है। सीरीज जीतने के बाद भारत स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने वाशिंगटन सुंदर के साथ प्रसिद्ध श्री वारा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर सिंहाचलम में पूजा अर्चना की। मंदिर के अधिकारियों ने कोहली और वाशिंगटन सुंदर का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने कोहली के साथ आए अन्य खिलाड़ियों को मंदिर का पवित्र वस्त्र दिया और देवस्थानम की ओर से उन्हें भगवान का चित्र और प्रसाद भेंट किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। इसमें 62 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को 2 AK-47, 2 इंसास राइफल, 1 SLR, 2 SSR, 7 BGL सेल और 4 वॉकी टॉकी सौंपे हैं। इस कार्रवाई के पीछे प्रदेश की नक्सल आत्मसमर्पण नीति और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान का असर माना जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी को पुनर्वास और मुख्यधारा में शामिल करेंगे। बालाघाट जोन में इस साल अब तक 10 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल देश का छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं और जो आके सरेंडर करता है उसके जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। सर क्या हमारी पॉलिसी है उसी में। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ आज से 2 दिन खजुराहो में रहकर कैबिनेट बैठक के साथ विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली यह महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। रविवार रात अधिकांश मंत्री खजुराहो पहुंच चुके हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और विजय शाह कीर्तन करते हुए ट्रेन से खजुराहो पहुंचे। बता दें कि आज खाद्य, औद्योगिक नीति, MME, राजस्व, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और खनिज विभाग की समीक्षा होगी। वहीं मंगलवार को कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। इसी दिन CCIP की बैठक और लोक निर्माण तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की विभाग के 2 वर्षों के कार्यों की समीक्षा भी होगी। इस दौरान बुंदेलखंड के विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। तो कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी बता दें आपको लिए जाएंगे। ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में मोहन सरकार है। इस वक्त 2 दिन खजुराहो से सरकार चलने वाली है। तो कैबिनेट सहित विभागीय समीक्षाएं भी इस दौरान होंगी। तो बुंदेलखंड के विकास के नए द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। सरकार की 2 दिन खजुराहो में क्योंकि अहम बैठक होनी है। विकास और समीक्षा पर पूरी तरीके से इस बैठक में फोकस रहेगा। कई मंत्रियों के विभागों का परफॉर्मेंस भी रिव्यू किया जाएगा। और रविवार रात आपको बता दें कि कई मंत्री खजुराहो पहुंच चुके हैं। विजयवर्गीय और सिलावट ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए वो खजुराहो पहुंचे और आज 10 विभागों की समीक्षा होगी और कल आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हम इस समय मौजूद हैं खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में, जहां मोहन कैबिनेट की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मोहन सरकार के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो के पास स्थित राजगढ़ पैलेस में 2 दिवसीय रुकने का कार्यक्रम है और 2 दिवसीय कार्यक्रम के बीच में यह बैठक जो आयोजन की जा रही है मोहन सरकार कैबिनेट की, जिसमें तमाम परियोजनाओं के लेकर चर्चाएं होंगी और कहीं न कहीं बुंदेलखंड के विकास को लेकर एक नया आयाम स्थापित करेंगी। खजुराहो से INH न्यूज के लिए हरिओम खरे। इधर दतिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर भगवान वनखंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बयान दिए। केशव मौर्य ने मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात को लेकर कहा कि अगर मस्जिद बन भी जाएगी तो ढहा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव के SIR पर दिए बयान को घबराहट बताया। बाबर के नाम पर कोई अगर सोचता है कि मस्जिद बनाएगा तो वह मस्जिद नहीं बनने पाएगी, लेकिन अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है जिसमें बाबर विदेशी आक्रमणकारी का नाम नहीं होगा तो उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी बिहार की हार के बाद बहुत बौखलाए हैं, पगलाए हैं, मानसिक संतुलन खोए हुए हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया मतदाता सूची के शुद्धिकरण की है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो गुंडाई के बल पर चुनाव जीतने वालों का चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उनका जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना था ध्वस्त हो गया, इसलिए बोलते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।